एलबी नगर, करीमनगर का एक बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका। साइन बोर्ड पेंटर्स, मोटर मैकेनिक, रिक्शा चलाने वाले गरीब और अनपढ़ लोग ज्यादातर यहां बसे हैं। हुमा, हाजरा 11 बज रहे, कौन तो भी खाना बनाता समझे। नासिर बीमार है, मालूम है ना। आपा, अम्मी बुला रही है खाना बनाने। खाली मेरे को नहीं, तेरे को भी बुला रही है। चल। सबीना बी, अरे ओ सबीना बी, आजा, अम्मी है अंदर। हाँ। अरे रुखसाना भी, क्या जी, सुबह से इंतजार कर रही, कहाँ तो भी है तुम। सबीना बेगम, बहुत अच्छी खबर लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तो भी है। सबीना बेगम, मेरी बेटी की याद है ना? हाँ। शादी करने के बाहर चली गई, अब कैसी खुश है। और वो मोती बी की बेटी फौजिया, उन्हें भी बाहर भेजा है, बड़े मजे में है। हाँ। और फौजिया का मर्द है ना मुस्तफा बादशाह, उन्हें वापस आया है। एक और करता कते, कब तो भी आता उन्हें, मेहर कितना देता। हमारी हुमा पसंद तो आती ना उसको। कोई को पसंद नहीं आती जी। ए रुखसाना भी, उन्हें ठीक तो है ना? मतलब क्या सबीना भी, भरोसा नहीं तुमको मेरे पे? ऐसा ही चला लेती हूँ क्या मैं किसी को भी? हाँ, अब मोती बी की बेटी से भी निकाह कराई ना, और मैं खुद अपनी आंखों से देखी उनका कागजात, वो पासपोर्ट। नहीं नहीं रुखसाना भी, मैं तो ऐसे ही जरा बच्ची का मामला है ना, तो आप ला रही ना उनको। शाम को लाती हूँ ना। अनवर मियाँ को बोलो 7 बजे घर पहुँच रहे, मैं आ रही हूँ 7 बजे। हाँ? हुमा, तेरे लिए रिश्ता आया है। ए हाजरा रुक। तो फिर मैं आ रही हूँ 7 बजे, तैयार रहना। पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट। अरे मेरे को अरबी कहाँ आती मियाँ? अरे मेरे को आती ना, इधर दो। ओहो, सब लिखा है ना यहाँ, ये देखो यहाँ लिखा है इन्हों शादी करने आए, अपनी जोरू लेके जाते। अब जल्दी से लड़की दिखाओ। हुमा, चाय ला तो। बुड्ढा। अंदर को जा बेटा। أنا هذه لا أحبها. मुस्तफा बादशाह को हुमा पसंद नहीं है। कैसा था कौन इमरान सजीरा? أنا كنجوها. हाजरा कैसी रहेंगी? नहीं नहीं रुखसाना भी, हाजरा तो बहुत छोटी है अभी, ठीक से रहना, किसी को परेशान नहीं करना। أنا لوذي المهرة 10 بنسكت على रुपया। हाँ। देखो अनवर मियाँ, मेयर पे आनाकानी नहीं करना। 6000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देते उन्होंने। हाँ, तुमको हर महीने भेजते कुछ और नौकरी भी तो दिलाते। क्या भरोसा नहीं है तुमको हम लोगों पे? चलिए काजी साहब, निकाह पढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल निकाह सुन्नतन फिल इस्लाम फलैसा मिन्नी फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम। हाजरा बेगम, आपको मुस्तफ़ा शेख 6000 रुपये मेहर निकाह में मंजूर मंजूर मंजूर। बेटी, हाँ बोलो। हाँ हाँ, बोलो बेटी बोलो। हाजरा, अरे कबूल है, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। या अल्लाह निकाह को कबूल फरमा अपनी रहमत में और अपना फजल करम फरमा। अल्लाह। अरे अरे रोते ना, अरे रोने को नहीं है ना। निकाह के 2 दिन बाद मुस्तफा बादशाह ने दिल्ली की फ्लाइट ली। दिल्ली में उसे हाजरा के लिए वीजा लेना था, क्योंकि वो हाजरा को अपने मुल्क ले जाना चाहता था। ठीक से रहे, किसी को परेशान नहीं करना।
वो तेरा मर्द है, निकाह हुआ तेरा उससे। هاجرة تعالي هنا هاجرة. خاوند اسمي مصطفى باشا. رجع هاجرة تعالي هنا. क्या हुआ? क्या बात है, रो क्यों रहे हो? ماذا حصل؟ बताओ ना, क्या बात है? मेरे को घर जाना है। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ ये बुड्ढा है, मेरा निकाह हुआ है इसके साथ। इसके पास बहुत पैसा है कते, लेकिन मेरे को नहीं जाना इसके साथ। Excuse me, is this girl with you? على هندي على انجليزي انا في عربي. निकाल. इसमें तो लिखा है कि 32 साल की हाजरा का 60 साल के मुस्तफा बादशाह के साथ निकाह हुआ है। ये लड़की आपको 32 साल की लगती है? Excuse me, ladies and gentlemen. I need your help. This is a child bride. ये आदमी इसको जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहा है. I have to save this girl. I have to help this little girl. I need your help, please. انا عارف عربي. हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, एक किडनैपिंग केस है। पायलट ने एयरक्राफ्ट से ही दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की दफा 363 और 366 के तहत एक नाबालिग के अपहरण और उसे जबरदस्ती निकाह करने के जुर्म में मुस्तफा बादशाह को गिरफ्तार किया। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हाजरा को अपने साथ रखने की सोनाली की लाख मिन्नतों के बावजूद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। 10 साल की हाजरा के इस दयनीय हाल पर सोनाली का मन पिघल गया। उसी वक्त उसने उसे गोद लेने की ठान ली। अकेली 30 वर्षीय सोनाली के जीवन को जैसे एक मकसद मिल गया। अखबारों में इस हादसे को जोर शोर से उछाला गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएस हून को सरकार की तरफ से हाजरा का केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया गया था। मुस्तफा बादशाह की एम्बेसी ने नामी वकील फरहद बशीर को डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया। इस बीच हाजरा के माँ बाप ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बादशाह साहब को बेल दे दी जाए। अजीब किस्सा है जी, किडनैपिंग, जबरदस्ती निकाह। देखो जी, अगर जबरदस्ती हुई होती तो लड़की के माँ बाप क्या चुप रहते? अजी मुकदमा तो बादशाह साहब को करना चाहिए था जी। धोखा तो उनके साथ हुआ है। बालिहाजा लामा सकत अबू वाइश वल्किन. धोखा कैसा बशीर साहब? सर, दिखाई 30 साल की औरत, निकाह किया 10 साल की बच्ची से। अब ये धोखा नहीं तो और क्या है सर? योर ऑनर, ये है निकाह की तस्वीर। इसमें लड़की को साफ साफ देखा जा सकता है। मुस्तफा बादशाह का यह कहना कि उनके साथ धोखा हुआ है सरासर गलत है। निकाह नामे पर कहीं भी हाजरा के माँ बाप के दस्तखत नहीं है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 13 और 16 साल के बीच है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से 32 साल की नहीं लगती है। लेकिन सर इस मेडिकल रिपोर्ट से यह भी तो पता चलता है कि मेरे क्लाइंट के इस लड़की के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं थे। उसने इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया सर। और इस मेडिकल रिपोर्ट से यह भी पता चलता है मिस्टर बशीर कि आपका क्लाइंट ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। योर क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट, इजंट ही? माज़ा तक़ूल फाजराना अला हज़ाल क़ौल. योर ऑनर, अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोग ही नहीं सकता, वो एक नहीं बल्कि 5-5 निकाह क्यों करेगा? वो इसलिए योर ऑनर कि मुस्तफा बादशाह का असली काम यही है, नाबालिग लड़कियों से निकाह कर उन्हें अपने मुल्क ले जाकर बेचना। और ये शख्स कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हाजरा, तुम बताओगी ये सब? ये आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाजरा, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो। बताओ हाजरा, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल। जुमेरात के दिन
मेरी अम्मी मेरा निकाह उस बुड्ढे से कर दी। हाजरा ने साफ साफ कह दिया कि निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, पर फरहत बशीर का कहना था कि निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के हिसाब से हुआ था, जिसके तहत किसी नाबालिग की मर्जी जरूरी नहीं है और इसलिए मुस्तफा बादशाह को आईपीसी के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। उधर प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट से बड़ा नहीं माना जा सकता। योर ऑनर, यहां मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत नहीं है। यहां मुद्दा है नाबालिग लड़कियों के खरीदने और बेचने के इस व्यापार का। यह पहली बार नहीं है कि मुस्तफा बादशाह ने किसी नाबालिग से निकाह किया हो। सन 1988 में इन्होंने फौजिया नाम की एक लड़की से निकाह किया और 2 महीने बाद यह कहकर उसे छोड़ दिया कि उसे कैंसर। मुस्तफा बादशाह के सामान में फौजिया का यह निकाहनामा मिला है, जिसे शायद वो हाजरा का वीजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। योर ऑनर, वैसे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तानी मुस्लिमों के लिए है और मुस्तफा बादशाह हिंदुस्तानी नहीं है। वो हिंदुस्तानी है जी, वो हिंदुस्तान में रहता है। मैंने उसका पासपोर्ट देखा है। इसका पासपोर्ट किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री का है। सर, this girl has been coached by the police and others. Please don't listen to her. This is not an important case, sir. I seek, please quiet, please. Let me say. I seek adjournment till the girl's parents arrive here. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्तफा बादशाह के नाम फतवा जारी किया। बोर्ड का कहना था कि ऐसा कोई निकाह जायज नहीं है जिसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। मुस्तफा बादशाह की बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई क्योंकि यह डर था कि बेल मिलने पर वो भारत से भाग जाएगा। उस पर दफा 420 और 422 के तहत जबरदस्ती निकाह करने का मुकदमा भी शुरू किया गया। और हाजरा के माता पिता को इस जुर्म में हिस्सेदार माना गया। उधर हाजरा ने कह दिया कि वो सोनाली सिंह के साथ रहना चाहती है। आपको करीम नगर से दिल्ली आने में 17 दिन क्यों लगे? क्या आपको पहले नहीं आना चाहिए था? क्या आप अपनी बेटी के बारे में जानते नहीं थे? सुनो मियाँ, मेरे को 7 बच्चे, अगर एक एक के पीछू घूमूं तो कट गई ना मेरी जिंदगी। कैसे तो भी आता मैं, कैसे तो भी आता। करीम नगर से दिल्ली आने को पैसे लगते, मालूम ना, पैसे लगते। क्या आप अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहते थे? आंटी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। सोनाली ने अथॉरिटीज को धमकी दी थी कि अगर उसे हाजरा की कस्टडी नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल करेगी। उसे देश विदेश से काफी सहयोग मिल रहा था। दिल्ली की एक इस्लामिक संस्था ने तो उसे एक अवार्ड भी दिया, पर अफवाह ये भी थी कि सोनाली पूरे माहौल का फायदा उठा रही है, नाम और पैसा कमाने के लिए। देख लिया, हो गया। ये मेरी बच्ची है। कैसी तो भी रहती तुम्हारे साथ, समझे तुम। मैं लेके जाता है इसको करीम नगर। बहुत हो गया, बहुत जलील किया, बस बहुत हो गया। अरे क्या बहुत हो गया है? अपने आप को बाप कहते हो? तुमने इस बेचारी लड़की को बेचा है। You're a bloody criminal and I'll see you in court. अरे जा मियाँ जा, तू क्या मेरे को अदालत में देखती? अरे मैं भी देखता। कैसे लेके जाती तू मेरी बच्ची को? खुदा से डर, खुदा की बंदी, खुदा से डर। हाजरा ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब शुरू हुआ हाजरा की कस्टडी का केस। हाजरा के माता पिता की तरफ से वकील थे फरहत बशीर और सोनाली सिंह की तरफ से BS हून। साथ ही 5 नारी संस्थाओं ने भी हाजरा की कस्टडी की मांग की। उस केस को देख रहे जस्टिस प्रधान का मानना था कि यह कस्टडी केस मुस्तफा बादशाह पर चल रहे क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे जुवेनाइल कोर्ट की जगह सेशंस कोर्ट में ही चलाया जाए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सॉरी। ज्यादातर कस्टडी केसेस में जायज हक माता पिता का ही होता है, पर यहाँ पर सवाल है एक ऐसी बच्ची का जो अपने माता पिता से ही सताई हुई है। Your Honor, my client has been misrepresented.
मेरी समझ में नहीं आ रहा योर ऑनर, किस हक से ये लड़की की मांग कर रहे हैं? क्या गारंटी है कि इस बच्चे के साथ फिर से वही सलूक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वापस ले जाने के बाद इसे फिर से बेच नहीं दिया जाएगा? योर ऑनर, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ये बच्ची दोबारा न बचे। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हाजरा को मेरी क्लाइंट सोनाली सिंह के साथ रहने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, ये अकेली लड़की है, मैं क्या कहूं, न शादी न बच्चे, सारा दिन ड्यूटी पर रहती है। ये अपने आप को संभाल ले यही काफी है, ये बच्ची को कहां संभालेगी? अब ये देखिए, ये एफिडेविट हाजरा की मां ने दिया। मैं अपनी बच्ची हाजरा का पूरा ध्यान रखूंगी, कभी कोई फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी। हाजरा मेरी बच्ची, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। वैसे भी योर ऑनर, ऐसे केसेस में फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है और मुस्लिम लॉ के तहत किसी नाबालिग मुस्लिम लड़की को किसी दूसरे मजहब वाले के साथ नहीं रखा जा सकता। ये सब इसकी वजह से। देख, नासिर को अब भी बुखार, पर ऐसे में भी हम लोग तेरे को लेने आए ना, और यहाँ आए तुम्हारे कोर्ट के चक्कर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर ये मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है तो मैं अपना मजहब बदलने को तैयार हूँ। मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। प्लीज योर ऑनर, इस लड़की को किसी भी हालत में इसके माँ बाप के साथ नहीं भेजना चाहिए। शी इज नॉट सेफ देयर। ठीक है, पर कोई भी फैसला करने से पहले मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहूंगा। देखो हाजरा बेटे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था? मेरे को कुछ नहीं मालूम। आप मेरी अम्मी अब्बू को बुलाइए, उन लोग आज बोलते सब कुछ। अच्छा, मां के एफिडेविट का हाजरा पर गहरा असर पड़ा था। अब वो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती थी। उसने उन पर लगाए सारे इल्जाम वापस ले लिए। सब कुछ मेरी मर्जी से ही हुआ। अब मेरे को घर जाना है बस। लेकिन बेटा, तुमने तो पुलिस और सोनाली आंटी से कहा था कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है। झूठ बोली मैं। तुम घबराओ नहीं, ठीक है? मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वो नहीं जानते वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? हमारा भाई 10 दिन से बीमार है, मालूम तुमको? पूरा दिन भूखा रहना कैसा लगता है मालूम तुमको? हमारे 4 साल के भाई को मालूम है। अब मेरे को नको तुम। मैं अपने हाजरा। सेशंस कोर्ट का फैसला था कि हाजरा को अगले 3 महीनों तक नारी निकेतन में ही रहना पड़ेगा। उसके माता पिता को उसकी कस्टडी नहीं दी गई क्योंकि उनके खिलाफ अपनी ही बेटी को बेचने जैसे इल्जाम थे। हाजरा को सोनाली सिंह के हवाले भी नहीं किया गया क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी। बहुत से नारी संस्थानों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने हाजरा को उसके माँ बाप के पास वापस भेजने का फैसला सुनाया। 16 जून 1990 को हाजरा को वापस करीमनगर भेज दिया गया। हाजरा, मैंने अपना तबादला हैदराबाद करा दिया। ये मेरा एड्रेस है, कभी जरूरत पड़े तो प्लीज कांटेक्ट करना। बाय। मेरे को क्या देख रही तुम?
पिंजरे में नहीं जा रही, घर है तेरा, अंदर चल। अबू नहीं, हाजरा के जाने के बाद प्रेस और मीडिया भी इस केस को भूल गए। जून 1991 में मुस्तफा बाशा, जो जमानत पर छूटा हुआ था, भारत से फरार हो गया और उस पर चल रहे केस को बंद कर दिया गया। 4 साल बाद अदालत ने हाजरा के माता पिता को 2000 रुपए जुर्माना और चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस बीच सोनाली ने शादी कर ली। अब भी वो हैदराबाद में ही रहती है, लेकिन आज तक हाजरा के पिता ने उसे अपनी बेटी से मिलने की इजाजत नहीं दी है। हाजरा आज 19 साल की है। एक बार फिर इसका निकाह तय हुआ है। मर्जी या मर्जी के खिलाफ, ये सिर्फ उसी का दिल जानता है। ಮತ್ತಿಟ್ಟ ನೀವಾಕ ಕೊಡ್ತಾ ಎನ್ನಾಯ್ಕ ಪತ್ರಿಡಿ ಎಂದ್ರು ನಾನು ಮಣಕ ಸಪೋರ್ಟ್ செய்தேன் ஆனால் இதற்கு பிறகு எடவும் இல்லை कट मैडम व्हाट हैपेंड सॉरी अभी और काम नहीं कर सकती अम्मा नाना नरक मुदियाद नाना नरक मुदियाद अम्मा एकदम क्या हो गया? चल चल संभाल अपने आप को, ठीक दे। अयो, ये कैसे हुआ? क्या आशीष ने? ये क्या आशीष आशीष लगा रखी है आपने? हाँ? आशीष कुमार एक फ्लॉप एक्टर और राजलक्ष्मी एक कामयाब तमिल एक्ट्रेस। अपने कोस्टार्स के साथ नाकामयाब अफेयर से हारकर राजलक्ष्मी ने एक मैट्रिमोनियल एड के जरिए आशीष से शादी कर ली और 9 महीने के अंदर ही वो एक बेटी की मां भी बन गई। लेकिन शादी बेमेल थी। दोनों के बीच लड़ाई की जड़ था राजलक्ष्मी का 60 लाख रुपए का मकान। कल रात राज को सिगरेट से जला है ना, तो पता है वो आज शूट नहीं कर सकी। अम्मा पोदू और कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तुम्हारी फिल्म पूरी करने के लिए राज ने पूरे पैसे डुबो दिए और वो आज तक पूरी नहीं हुई। और अब वीडियो पार्लर खोलना चाहते हो तुम? एक पैसा नहीं मिलेगा। बस निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। आपका घर कब से? आशीष, मैंने ये घर अम्मा के नाम कर दिया है। अम्मा थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने कहा था नहीं घर मेरे नाम कर दो, और ये तुम्हारी अम्मा हर बात पे दखल देती है। ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो। कहा था ना मैंने, बस और कुछ नहीं, घर मेरे नाम कर दे। नहीं, घर अम्मा के नाम ही ठीक है। क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या मतलब है ठीक है? हाँ, तेरा पति नहीं हूं मैं क्या? तेरे बच्चे का बाप नहीं हूं क्या? हाँ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं।
राजलक्ष्मी की मां जयंती ने उसी रात आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। राजलक्ष्मी को अस्पताल में एडमिट किया गया। उसकी बाईं आंख और गले को काफी चोट पहुंची थी। अब कैसे लग रहा है राजलक्ष्मी जी? दर्द तो हो रही होगी। तकलीफ मत करिए बोलने की, मैं नर्स से कह देता हूँ, वो पेन किलर दे देगी आपको। घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा, वो फिर से बोलने लगेंगी, लेकिन पहले जैसी आवाज मिलना मुश्किल है। और उनकी बाईं आंख के ऑपरेशन के बाद हम उनकी पूरी रोशनी बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। आपको मालूम आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें ही उसकी जिंदगी है। अयो, मैं कैसे बताऊं उसको? कैसे बताऊं कि वो आप कभी कैमरे के सामने नहीं जा सकेगी? राज, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। राज, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं... मेरी बेटी के पास आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? पता है तुमने क्या किया? उसकी आवाज और एक आंख हमेशा के लिए खत्म कर दी। हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगले 6 महीनों में राजलक्ष्मी के कई ऑपरेशंस हुए, मगर कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस बीच कई प्रोड्यूसर्स ने उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया। मिस्टर आशीष कुमार, क्या ये सच है कि 28 जनवरी की रात को आपने अपनी बीवी के साथ कुछ मारपीट की? आशीष के खिलाफ केस ट्रायल कोर्ट में पहुंचा। सेक्शन 323 और 341 आईपीसी के तहत उस पर सोच समझकर हमला करने का आरोप था, लेकिन महज 400 रुपए का हर्जाना वसूल कर उसे छोड़ दिया गया। अस्पताल से बाहर आते ही राजलक्ष्मी ने आशीष से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसकी वकील थी एक तेज तर्रार फेमिनिस्ट प्रेमा अयंगर। मैंने डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए हैं, पहली सुनवाई जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन आपके पति ने जो आपके साथ किया है, मैं समझती हूँ आपको एक क्रिमिनल केस जरूर फाइल करना चाहिए। नहीं, उसे क्या मिलेगा मुझे? मेरी आंखें और आवाज तो जाती रही। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आशीष बगैर तंग किए मुझे तलाक दे दे। कोर्ट के चक्करों से डर लगता है मुझे। ओयो रामा, क्या हो गया तुझे? क्या कह रही है? उसने इतना बुरा किया तेरे साथ, समझाइए ना इसे। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रूअल्टी के आधार पर आपको जरूर डाइवोर्स मिल जाएगा। आशीष का तो केस कोई बनता ही नहीं है। और क्या, 6 महीने हो गए, आज तक हम उसे घर से भी नहीं निकाल सके। मैं तुझको बोली ना कि वो आदमी ठीक नहीं। ऑल राइट, हमें आशीष के खिलाफ वारंट ऑफ ट्रेसपेसिंग लेना होगा, तभी पुलिस उसको घर से निकाल कर दम लेगी। उसी रात जयंती के घर से निकलकर आशीष को अपने पिता के एक कमरे वाले घर में आना पड़ा। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे अब किसी मौके की तलाश थी। तुमने मुझे सड़क पर फेंक दिया राज। अच्छा नहीं किया तुमने ये। प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज राज, मुझे घर से बाहर मत निकालो। तुम चाहते हो मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस की धमकी दे दी हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यही जान से मार सकता हूं। अच्छा, लाओ, जो मेरे घर वालों ने शादी में सामान दिया था वो वापस करो। चाबी लाओ, चाबी। नहीं।
जाइए, ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ो। आशीष की इस हरकत के बारे में राज ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया और ना ही कोई एफआईआर दर्ज करवाई। उसे डर था कि पुलिस के शामिल होने से मामला और उलझेगा और उसे फिल्मों में काम मिलने में दिक्कत होगी। इस बीच आशीष ने तलाक की अपील का जवाब देने से मना कर दिया। मिस्टर शंकर, आपका क्लाइंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं किया? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट तलाक नहीं चाहता है। उसे तो अपनी बीवी और बच्ची से बहुत प्यार है, और अगर स्टेटमेंट फाइल होता है तो सुलह की उम्मीद भी जाती रहेगी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सुलह नहीं चाहती, उनकी जान खतरे में है। इस केस की पेंडेंसी के दौरान 16 अगस्त की रात को मिस्टर आशीष कुमार ने मेरी क्लाइंट के घर में जबरदस्ती घुसकर डिवोर्स केस वापस लेने के लिए उन्हें डराया और धमकाया, और तो और उन्होंने 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी उनसे छीन लिए। क्या पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी है? एफआईआर फाइल कर दिया है? नो योर ऑनर, मगर हम लोग मुझे लगता है दोनों पार्टियों को फिर सोचना चाहिए। आपसी सुलह के लिए वो मेरे चैम्बर में मिलेंगे। प्रेमा अयंगर की सलाह पर राजलक्ष्मी किसी भी रिकंसिलिएशन मीटिंग पर नहीं गई। आखिरकार 7 महीने बाद जज के जोर देने पर राजलक्ष्मी ने उनके चेंबर में उनसे अकेले मुलाकात की। पिछले 7 महीने से आप इस मीटिंग के लिए क्यों नहीं आई? I'm sorry, पर मैं आपसे ओह गॉड, आई एम सॉरी। आपको इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंची? आई विल मेक श्योर मिस्टर आशीष कुमार को अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना ही पड़ेगा। एक रास्ता है, लेकिन नॉर्मली औरतें बीवियां इसे इस्तेमाल करती। क्या चाहिए? क्या? मेंटेनेंस, एलिमनी। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत साफ लिखा है कि तलाक तभी दिया जा सकता है जब एलिमनी का मामला तय हो जाए। आशीष, अगर तुम अपनी बीवी से एलिमनी मांगो तो ये मेरा दावा है कि कोर्ट में तहलका मच जाएगा। एक्सीलेंट यार, क्या आइडिया है। अरे मैं सोचता हूँ कि अब ये केस मैं ही लड़ता हूँ। आखिर अदालत को भी तो पता चले कि इतना फटीचर है कि वकील भी नहीं कर सकता। योर ऑनर, मैं अपनी बीवी के कहने पर अब उसे तलाक देने को तैयार हूं, लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं योर ऑनर। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के हिसाब से मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए और मुझे ये जो रोज मुकदमे में घसीटा जाता है इसके लिए खर्चा भी देना चाहिए। और मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं योर ऑनर, बस दाल रोटी के लिए 2500 रुपया महीना, और ये जो रोज मुझे इस मुकदमे में घसीटती रहती हैं उसके लिए 5000 रुपया। व्हाट? आप किस आधार पर एलिमनी मांग रहे हैं? योर ऑनर, इनकी वजह से आज मेरी क्लाइंट के पास ना तो पैसे हैं और ना काम। जी छोड़िए जज साहब, मेरी बीवी ने फिल्मों से लाखों रुपए कमाए हैं। इन्हें एलिमनी मांगने का कोई हक नहीं है। ये एक्टिंग स्कूल में प्रिंसिपल है और 2000 रुपए महीना कमाते हैं। योर ऑनर, मेरी तो नौकरी कब की छूट गई है, और अगर ये इसी तरीके से मुझे रोज कोर्ट में खींचती रहेंगी, घसीटती रहेंगी, तो आप ही बताइए मैं काम कैसे ढूंढ सकता हूं? मिस अयंगर, मिस्टर आशीष कुमार की आमदनी प्रूव करने के लिए कोई सबूत? नो योर ऑनर, लेकिन आप मुझे टाइम दे तो हम लोग। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी बीवी के 60 लाख के मकान के मालकिन होने के कागजात। योर ऑनर, ये डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं। मेरी क्लाइंट ने ये मकान अपनी माँ के नाम कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। योर ऑनर, मेरी सास से मेरे सोने के गहने और 15,000 रुपए चुराए हैं। और योर ऑनर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरी सास ने मेरी कलाई काट करके मुझे मारने की कोशिश की है। मेरे को तो उन पर भी एक क्रिमिनल केस ठोकना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। योर ऑनर, सजा तो इस प्रेमा अयंगर को भी मिलनी चाहिए। ये मेरी बीवी को टैक्स बचाने के नए नए तरीके बता रही है। और आप सबूत की बात कर रहे थे कि कैसे मेरी बीवी पैसे कमाती है। योर ऑनर, ये देखिए, राजलक्ष्मी बालगोपाल ब्लू फिल्मों में भी काम करती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इन्हें झूठे इल्जाम लगाने से रोकना होगा। मिस्टर आशीष कुमार, आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको काफी छूट दी, मगर प्लीज आप इस तरह कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं।
लेकिन योर ऑनर, मेरे पैसे? द कोर्ट इज अडजर्न्ड। लेकिन योर ऑनर, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये दोनों औरतें मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। योर ऑनर, राज, मैगजीन्स में वो गंदी तस्वीरें छपाने के लिए कितने पैसे खर्च किए तुमने आशीष? और क्या क्या करोगे तुम? आशीष की आमदनी साबित करने वाले कोई कागजात प्रेमा हासिल नहीं कर पाई। एलिमनी फाइल करने के 1 साल बाद फैमिली कोर्ट ने नवंबर 1987 में आशीष को 750 रुपए मेंटेनेंस और 2000 रुपए बतौर मुकदमेबाजी खर्च मंजूर किए। इस फैसले के खिलाफ प्रेमा ने हाई कोर्ट में अपील की। 1 साल बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल के लिए यह केस फिर से फैमिली कोर्ट में भेज दिया। पैसे देकर किस्सा खत्म कर देते हैं, कम से कम तलाक का मुकदमा तो आगे बढ़ेगा। अगर 2000 रुपए की तो बात है। नहीं, अगर हमने उसे एक दफा पैसे दे दिए तो उसकी मांग बढ़ती ही जाएगी। वो कानून की आड़ में हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इट्स बिकम अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल नाउ राज। ये केस मेरे लिए चैलेंज बन चुका है। अब इसको मैं मुफ्त ही लड़ूंगी। ओके? फैमिली कोर्ट ने मामला वापस हाई कोर्ट भेजा, जहां 4 साल बाद 1992 में फिर से फैसला आशीष के हक में रहा। जवाब में 1993 में प्रेमा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो आशीष ने भी मेंटेनेंस की रकम बढ़ाने के लिए अर्जी दे दी। राज अब भी सोच लो, मैं वापस आने को तैयार हूं। अब तक राजलक्ष्मी ने आशीष को 1 पैसा भी नहीं दिया था। फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका था। टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स करके वो किसी तरह गुजारा करती रही। हेलो। कैसी हो राज? आशीष, तुम क्यों फोन किया तुमने? राज, तुम केस वापस ले लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये नहीं हो सकता। सुना तुमने? कौन था माँ? तुम नहीं जानती उसे। एक ऑरेंज बार चाहिए। ये लो। क्या बात कर रहा है? आशीष, तुम गुंडे लेकर आए हो मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए। मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहूंगा। ये क्या बेकार हंगामा मचा करके रखा है तुमने? हाँ? क्या बाप को अपने बेटी से मिलने का हक नहीं है? हाँ? ये सब तुम कर रही हो। ये सब मुझे जानबूझ करके तुम मेरी बेटी से अलग कर रही हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा के रहूंगी, ये मुझे पता है। और क्या क्या करोगे तुम? और क्या क्या करोगे? उसने 2 गुंडों के साथ मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। मेरी समझ में नहीं आता हम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते। राज, बच्ची को अभी तक उसने किडनैप तो नहीं किया ना? अगर तुम ये इल्जाम आशीष पर लगाओगी तो एक केस और बढ़ जाएगा, और फिर वो सजा कैसी? आखिर वो बच्ची का बाप है। तो मैं क्या करूं? मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील को जरूर सुनेगा। हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। अगले हफ्ते ही हियरिंग है। योर लॉर्डशिप, ये पहला मौका है कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पत्नी से एलिमनी की मांग कर रहा है। मुझे कुछ नए सबूत पेश करने का मौका दिया जाए। प्लीज प्रोसीड। योर लॉर्डशिप, ये कागज साबित करते हैं कि मिस्टर आशीष कुमार बेरोजगार नहीं है, लिहाजा इनकी मेंटेनेंस की मांग बिल्कुल नाजायज है। डॉक्यूमेंट से साबित हो गया था कि आशीष एक वीडियो लाइब्रेरी का मालिक, रेडियो आर्टिस्ट और एक्टिंग स्कूल में प्रिंसिपल था। मतलब आशीष कुमार अच्छा खासा कमा लेता था। मिस्टर कुमार,
आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर अपनी देखभाल खुद ही कर पाने में काबिल औरतों को अदालत मेंटेनेंस दिलवा सकती है तो फिर मर्दों को क्यों नहीं? आखिर ये फर्क किस लिए? हाँ, मैं समझ सकता हूं अगर वो मेंटेनेंस सिर्फ बूढ़ी, अनपढ़ या अपंग औरतों को मिलता तब तो फिर बात, पर यहां तो योर लॉर्डशिप, एलिमनी की मांग करके मिस्टर आशीष कुमार तलाक के मुकदमे को डिले करना चाहते हैं और अपनी बेटी की किडनैपिंग की नाकामयाब चाल के बाद सेक्शन 28 के तहत कस्टडी का केस भी फाइल करना चाह रहे हैं। मिस्टर कुमार, एक तरफ तो आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कस्टडी भी। मिलॉर्ड, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। मिस्टर कुमार, अगर आपने ज्यादा जोर दिया तो मैं ये केस यहीं डिसमिस कर दूंगा। योर लॉर्डशिप, जब हाई कोर्ट ने आशीष कुमार को एलिमनी ग्रांट की तो उन्होंने मेरी क्लाइंट की शादी से पहले की इनकम को देखा, लेकिन जब डाइवोर्स के पेपर्स फाइल हुए तब राजलक्ष्मी, दैट इज माय क्लाइंट, उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बेचारी। मिलॉर्ड, गरीबी में भी हवाई जहाज में सफर करती है। बेचारी के घर में सिर्फ एक ही टेलीफोन है और पैसे की इतनी तंगी है कि मिस प्रेमा अयंगर जैसी बड़ी वकील के साथ में। मिस्टर कुमार, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, यह अदालत है। जी हाँ, और आप इस कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप एक औरत के आंसू से पिघलकर मुझ पर नाइंसाफी कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं आप पर मानहानि का दावा कर सकता हूं। मिस्टर कुमार, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। I charge you for contempt of court. Place him under judicial custody. अदालत की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष कुमार को 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा दी। एलिमनी का केस सुप्रीम कोर्ट में 2 साल और लटका रहा। इस दौरान प्रेमा अयंगर ने सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन ली और फैमिली कोर्ट में तलाक केस की सुनवाई शुरू हुई। जनवरी 1995 में कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। बदले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की एलिमनी की मांग को रद्द कर दिया। इस तरह एक अनोखा मुद्दा, जहां पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक पति ने अपनी पत्नी से एलिमनी की मांग की थी, अधूरा ही रह गया। राजलक्ष्मी फिर कभी फिल्मों में वापस नहीं गई। 17 नवंबर 1997 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। आशीष कुमार आज भी चेन्नई में एक एक्टिंग स्कूल चलाता है। अजमेर, सन 1975। जिंदगी से उबे 4 दोस्तों के लिए आमदनी का जरिया और अजमेर का पहला फास्ट फूड रेस्टोरेंट किंग्स कैफे। मेरी सजना रे, हाय रे। संजीव सूरी, उम्र 21 साल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, अपने लेक्चरर के साथ छेड़छाड़ के लिए 6 महीने की जेल काट चुका है। किंग्स कैफे के 4 मालिकों में से एक। मार डाला रे। मियां, तुम तो जिंदगी भर खड़े 100 मीटर की दूरी पर मरते रहोगे। रील पर पैसे बर्बाद किए वो अलग। नवाब दिलावर मोहम्मद खान, उम्र 27 साल, पिता ने इनकी जबरदस्ती शादी की और इन्होंने पुश्तैनी जायदाद ठुकरा दी, साथ ही अपनी बेगम और 1 साल के बच्चे को छोड़ आए। बेवकूफ। ओ तू रुक यार। ओ सिड, सुनना यार। ओ यार, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कल फिर वो साला मकान मालिक जेब खाली कर गया। गुरजीत सिंह मान, उम्र 22 साल, 250 रुपए की सरकारी नौकरी करके अपनी माँ और 4 भाई बहनों का पेट पालता है। 5 साल पहले पिता साउथ अफ्रीका बिजनेस करने गए थे। उनकी आज तक कोई खबर नहीं है। ओ सिड, ओ यार, कब तक इस किंग्स कैफे में पड़े मरते रहेंगे? ओ कुछ करते हैं यार। ओ सिड, अमा मियां, गेहूं की स्मगलिंग करें। भाई गुड आइडिया यार। ओ फॉरगेट गेहूं से साले तरमजी ज्वेलर्स को लूटते हैं। ओए गुरी, आज तूने पहली बार अकल की बात की। क्यों सिड? चोरी करो तो ऐसी कि पकड़े भी जाओ तो नाम कमाओ। कल अपने थिंक टैंक विकी के दिमाग से एक परफेक्ट क्राइम स्मगल करके लाता हूं। सिद्धार्थ भगत, उम्र 25 साल, किंग्स कैफे का चौथा मालिक। सभी आइडियाज की तरह ये किंग्स कैफे भी सिद्धार्थ का ही आइडिया था। दिल्ली के एक एंटीक डीलर का बेटा, जिसके लिए अजमेर में इंजीनियरिंग करना अपने माँ बाप से दूर रहने का बहाना है। पेशी पे जाना है, डैड ने बुलाया।
ढाबा। रेस्टोरेंट। तुम अजमेर रेस्टोरेंट खोलने गए थे या इंजीनियर बनने? 2 साल तो वैसे ही फेल हो चुके हो। अगर पैसे नहीं तो मांग लेते, कभी रोका है हमने? सिद्धार्थ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लुक एट मी। एग्जाम खत्म होते ही तुम जापान जा रहे हो। What? वापस आकर फैक्ट्री में हाथ बटाओगे। एंड डोंट स्मोक व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। सिद्धार्थ बेटे, तेरे डैड ने फिर कुछ कहा क्या? देख बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। बेचैनी जकड़ी रहती है यार मुझे। Nothing satisfies me. I was meant to do something big, something really big. Just a second. विक्की बग्गा, सिद्धार्थ का सबसे अच्छा और पुराना दोस्त। नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में दोनों ने कई बरस इकट्ठे गुजारे। स्कूल के बाद सिद्धार्थ अजमेर चला गया और विक्की ने दिल्ली आकर अपना ठेकेदारी का फैमिली बिजनेस संभाल लिया। यार पता नहीं तू अपने डैड की नौकरी कैसे कर लेता है, मेरा तो दम घुटने लगता। खैर छोड़, तेरा किंग्स कैफे कैसा चल रहा है? वो गुरजीत अब भी रोता रहता है क्या? हाँ रोता रहता है। और वो बेगम साहिबा के नवाब साहब? सब बोरर है मेरी तरह। हाय विकी। हाय, कैसा है? विक्की के दोस्त नरेश का तबादला दिल्ली कॉर्पोरेशन बैंक में हो गया था। बातों बातों में उसने बैंक के बारे में काफी कुछ बताया, ये भी कि रोज चांदनी चौक से रिजर्व बैंक कनॉट प्लेस पैसा ट्रांसफर होता है। कितना पैसा ट्रांसफर होता होगा? ये कोई 50-60 लाख हर रोज। और गार्ड्स कितने रहते हैं? 2 गार्ड्स। अंकल 1 मिनट, आई जस्ट पुश। इमेजिन यार विकी, हर रोज 60 लाख रुपए चांदनी चौक की भीड़ से होते हुए सीपी जाता है। अगर कोई वो पैसा उड़ाकर भीड़ में गुल हो जाए तो? ए सिद्धार्थ, ऐसा सोचने की बेवकूफी भी मत करना। 60 lakhs विकी, 60 lakhs। नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा यार, इट्स टू बिग। साला इतना सारा पैसा, इट्स नॉट लाइक स्कूल बॉस। पुलिस, कैश, पिस्तौलें, इट्स टू बिग। सब प्लान करेंगे लाइक प्रोफेशनल्स। आखिर विक्की राजी हो गया और अगले दिन से ही प्लान पर काम शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने अजमेर फोन करके संजीव, गुरजीत और दिलावर को दिल्ली आने को कहा। हाँ जल्दी से जल्दी। और सुन, 2 कट्टों की जरूरत पड़ेगी। हाँ। अगले 3 दिन वैन को लूटने की प्लानिंग में लगे। एक एक बारीकी, एक एक पहलू, सारी डिटेल्स को जांचा गया। पैसे के बक्से कहाँ रखे जाते हैं, कितने गार्ड्स होते हैं, कितनी बंदूकें होती हैं। यार विकी, गार्ड की गन का क्या करें? इट्स वेरी क्लियर यार, उस वैन में इतनी जगह ही नहीं है कि एक 12 बोर की बंदूक को घुमा सके, और फायर करना तो दूर की बात। सिद्धार्थ, आई हैव एन आइडिया यार। ओए हम लोग वहां जाके। शट अप यार गुरी, ऊंचा मत बोल। लेट्स गो होम। विकी विल स्टॉप द वैन बाय ओवरटेकिंग इट। मैं इस डमी पिस्तौल से ड्राइवर को डराकर चाबियां ले वैन को डिजर्टेड प्लॉट तक ले जाऊंगा। संजीव, उससे पहले तूने गार्ड की गन छीन ली है और यहाँ पहुँचते ही पैसे के बक्से अपनी गाड़ियों में लगवा रहा है। राइट? गुरी, तू विक्की के साथ गाड़ी में बैठा रहेगा। एंड फॉर गॉड से ऊंची आवाज में मत बोलना, किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं होना चाहिए। नवाब, क्यों खुशी से चौड़ा हो रहा है? ये काम नहीं करती। जनाबे आला, इससे तो आप सिर्फ आपकी बेगम साहिबा को इम्प्रेस कर सकते हैं। असली तमंचा तो फायरवर्क्स के लिए विक्की की सेफ कस्टडी में है। सीरियस बॉस, प्रिसिजन इज द नेम ऑफ द गेम। मेरा गाड़ी को रोकना और तुम्हारा उस पर अटैक करना एकदम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। लेकिन सिर्फ द क्वेश्चन इज कि ताले पर गोली कौन चलाएगा? वल्लाह मियां, बेगम साहिबा इसी अदा पे तो मर मिटी थी। ओए, मेरी कोई बेगम साहिबा होती तो मैं तो उड़ते मच्छर के पर उड़ा देते। अरे सारी दुनिया उड़ा देते यार। अरे ठीक है यार, पहले तुम निशाना लगाओ।
पहली बार चला रहा था यार, थोड़ा सा तो झुका है। थोड़ा ए सिड आई थिंक दिलावर को ताला उड़ाना चाहिए यार। हम में से कम 2 या 3 शख्स को गोली चलानी आनी चाहिए। गुरजीत, तुझे तो गोली चलानी आती ना? कम ऑन, टेक अ शॉट। जस्ट अ सेकंड बॉस, मैं पहले ही कह चुका हूं कि गोली चलाने को छोड़कर मैं कुछ भी करूंगा। यार ऐसे ना घूर यार, मुझे 5 लोगों के पेट पालने हैं। पिस्तौल हाथ में हो तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग यार। दैट्स राइट यार, वो पहले ही मना कर चुका था। संजीव, तू ट्राई कर। ये सब रहने दे, दीनदयाल देख लेगा। तू इधर ध्यान दे और अपना एक थोपड़ा ठीक कर। सीधी सी बात है, या तो हम ये सब कर रहे हैं या फिर नहीं। Hey, come on यार सिड, थोड़ा बहुत तो हम सभी नर्वस हैं यार। Look at your own face यार। And nobody is backing out, boss. Everybody is ready यार। किसने मना किया? At least not me, boss. और यार किसी के सर पर कोई बंदूक तो लगी है नहीं। If somebody has a problem, तो अभी बोल दो। सिड, पिस्तौल वाला काम नहीं कर सकते। सीरियसली आई कांट यार, मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं। सिद्धार्थ, हम तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, बट ये बात आप बोलने की है। कर ले यार, 12 मिनट की तो बात है। Just shut up! पिस्तौल मैं चलाऊंगा। दिलावर पहली दफे कोई काम करने से कतरा है। तू मेरी जगह वैन चलाएगा, बाकी सब कुछ पहले जैसा होगा। Are you nuts? अबे तुझसे उस शीट पर तो गोली लगी नहीं थी। तो तू कर ले विकी। I don't know how to shoot यार। छोड़ यार सिड, ताला मैं तोड़ूंगा। सिड यार, छोड़ो ये सब, मेरे लिए कर रहे हो ना? इट्स नॉट वर्थ इट यार। बस हो गया, पिस्तौल मैं चलाऊंगा। एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट, कल 12 मिनट में हम 60 लाख के मालिक होंगे। 60 lakhs। Alright guys, मैं 15 मिनट के अंदर वैन के साथ आता हूँ। गुड लक। सिद्धार्थ, मैं ये ग्लव्स उतार रहा हूँ यार। Don't be stupid यार। यार हाथ फूल रहे हैं यार। बस 12 मिनट की बात है। आ गई। Hands here. ओ पागल हो गया क्या? हटा के हट। चाबी दो, चाबी दो। नहीं देता कि? अरे क्या है? सीट जल्दी कर, ताला उड़ा। Oh shit! चाबी नहीं दे रहा यार। What?
नाइस भैया ताला खोलो ताला खोलो बक्से करो जल्दी करो। वैन को रोकने से लेकर पैसा जीप में लोड करने में उन्हें 8 मिनट और 40 सेकंड लगे। प्लान किए हुए टाइम से पूरे 3 मिनट कम। इसी दौरान उन्हें एक लड़के ने देखा, लेकिन जब तक उसने पुलिस को इत्तला दी, पांचों पैसों के साथ फरार हो चुके थे। सिद्धार्थ, तुम्हारा निशाना गोल था, तुमने गोली क्यों चलाई? Hey, relax यार। What relax? मैं ड्राइवर के बगल में खड़ा था, मुझे लग जाती तो? Will you just shut up? भैया आपकी सर पे खून? दीनदयाल, वो हाथापाई हो गई थी। इसको जला दो और सुनो, किसी से कुछ कहना मत, समझे? सिद्धार्थ को मालूम था कि उस समय घर पर कोई नहीं होगा, इसलिए प्लान यही था कि पैसा सिद्धार्थ के घर में छुपाया जाएगा। 10 की गड्डियां हैं। यार ये 6-7 लाख से ज्यादा नहीं है। पांचों हैरत में थे कि 60 लाख की जगह रुपया 6 लाख कैसे हो गया। उस दिन बैंक मैनेजर के बीमार पड़ जाने के कारण बैंक के सेफ को खाली नहीं किया गया था। सिर्फ कैशियर के काउंटर का पैसा वैन में लदा था। सिर्फ 6 लाख? इसी दौरान बैंक एम्प्लॉइज ने वापस बैंक जाकर डकैती की खबर दी। ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने 3 घंटे बाद दम तोड़ दिया, मगर मरने से पहले उसने 3 लड़कों का हुलिया पुलिस को बता दिया। एक दरमियाने कद का गोरा सा, एक के घुंघरू वाले बाल थे साहब। साहब पहले लड़का क्या बिगाड़ा था साहब? मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा था साहब। यार सिद्धार्थ, तुझे क्या हो गया था यार? गार्ड को गोली लगने के बाद तो तुझे रुक जाना चाहिए था, पर तू चलाता गया। You should have called it off then यार। उसे गोली गलती से लग गई थी यार। और दूसरी गोली यार? पता नहीं यार, मुझे कुछ हो गया था। जैसे गार्ड के खून को देखकर मुझे कुछ हो गया था। मैं पिस्तौल की 6 गोली खाली करना चाहता था यार। I didn't care whether I lived or somebody else died. विकी, मुझे फिर हथियार मत छूने देना यार। वो टीवी ऑन करते हैं यार। आज मैच है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच। पोस्टमार्टम्स डोंट डू एनीवन एनी गुड। It's 271 for 3 now for the West Indies, and it will be Rohan Kanhai facing up to Brajesh Patel with the second new ball before the spin quarter takes over. Right arm over the wicket, it's a short pitch ball, and Kanhai tries to pull it past square mid wicket. He hasn't quite timed the stroke, but it's still worth a few more for the mounting West Indies total. Kanhai moves on to 64. Clive Lloyd and Kanhai now put on 124 for the एक विशेष सूचना। आज सुबह 5 नवयुवकों ने दिल्ली कोऑपरेशन बैंक की एक वैन को लूट लिया और वैन के ड्राइवर और एक गार्ड की हत्या कर दी। वैन में तकरीबन 6 लाख रुपया था। गवाहों के अनुसार युवकों की उम्र 20 से 25 के बीच में है। Hey Sid, let's get back to Ajmer now. Let's split up. संजीव, तू दिलावर के साथ कट ले। विकी और मैं पहुंचते हैं। और गुरी तू? मुझे बैठ के छोड़ दो। Okay, let's go. दिल्ली पुलिस has announced a reward of ₹5,000. 5,000 रुपए का इनाम। गुरजीत डर गया था। वो खुद को बाकी चारों से अलग करना चाहता था। उस रात अजमेर जाने से पहले सिद्धार्थ ने गुरजीत को मुंह बंद रखने की चेतावनी देकर उसे उसके फौजी दोस्त पैट मेनेजिस के बैरक्स पर छोड़ दिया। ओए बात क्या है यार? We did it yesterday यार। Sid, संजीव, दिलावर, विक्की and me
What? Please, Pat. किसी को बताना ना, please. Don't tell anyone, Pat. Don't tell anyone. Don't tell. डकैती को 2 महीने हो चुके थे। दिल्ली में पुलिस दिन रात सुराग ढूंढने में लगी थी और वहां अजमेर में चारों दोस्त 6 लाख रुपया उड़ाने में। लेकिन खर्च करने से पहले उन्होंने बैंक की सील वाले सारे नोट जला डाले। अरे बॉस, नई रोलेक्स वॉच। मैं भी एक जीप ऑर्डर करता हूँ यार। कर ले यार। अरे ये पैसा यूं बर्बाद करने के लिए नहीं है, 2 लोगों की जानें गई हैं यार। ये पैसा तो हम सब के धंधे फिट करने के लिए था। दिलावर की जमीन, गुरजीत का डेयरी फार्म और विकी हमारी नट बोल्ट की फैक्ट्री। पागल मत बन। क्या कर रहे तू? छोड़ इसे। रिलैक्स या नवाब। What happened, गुरी? अब क्या बोलेगा साले? सिड, उस महेश ने धमकी दी है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। मुंह बंद रखने के लिए उसने पैसे मांगे हैं। ये महेश कौन है? वही हट्टे बाजार वाला जिसने रॉबरी के लिए गन सप्लाई की थी। उसको कैसे? गुरी ने बताया? नहीं, I was scared यार। तुम लोग तो अजमेर आ गए, मैं बैठ के यहाँ था। मैंने उसे, इसने उस पैट मेनेज़ेस को बताया और उसने न जाने किस किस को। और ये बात महेश सटोरिया को पता लगी और फिर। जस्ट अ सेकंड, गुरी, महेश ने तुझसे क्या कहा? वो अचानक अंधेरे में से निकल कर आया। मैं काम से वापस आ रहा था। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये राज राज ही रहे और पुलिस को इस बारे में कोई खबर ना हो, तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। हमसे पंगा ना ले महेश, हम पहले 2 को लुढ़का चुके हैं और तीसरा। अबे ओ सियाने, चल चल, सिद्धार्थ को जाके बोल के हिस्से 5 नहीं, हिस्से होंगे 6। और चल फुट ले यहाँ से, चल। तूने उसको धमकाकर अलर्ट कर दिया यार। कह देना था हमने कुछ नहीं किया। सिद्ध, हमें फौरन अजमेर से निकल जाना चाहिए। या फिर उस महेश को पुलिस तक पहुंचने से रोकना पड़ेगा। विकी, 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 तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुझे लेने आया हूं बेटे, चलो आओ। सॉरी गाइस। सिद्धार्थ ने महेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। बदले में महेश ने दिल्ली जाकर बैंक वैन रॉबरी केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर तेज बहादुर को सब कुछ बता दिया। किंग्स कैफे का पता, चारों लड़कों के नाम। 5वें साथी विकी का नाम उसे मालूम नहीं था। 2 महीने की नाकामयाब खोजबीन से हताश इंस्पेक्टर तेज बहादुर किसी भी सुराग की तहकीकात को तैयार थे। अगले ही दिन वो चारों के अरेस्ट वारंट्स लेकर अजमेर पहुंचे और अगले 3 दिन उनके घर, हॉस्टल और किंग्स कैफे को निगरानी में ले लिया। इधर चारों लड़के अपनी तरफ बढ़ते पुलिस के शिकंजे से बेखबर थे। अरे झूठ बोले कौआ काटे, ओ काले कौए तो डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहियो। सिद्धार्थ, महेश की कुछ खबर मिली? गुरजीत ने कोशिश भी की उसे ढूंढने की? अरे सुनो, जी कहिए। 2 चाय ला। कैफे के चारों फैल कर अपनी अपनी पोजीशन ले लो। नंबर 2, नंबर 4 के साथ आप बाएं की तरफ जाओगे, किसी को पता नहीं चले। यार सिड बेकार में पैनिक कर रहा है। ए देख कल का न्यूज़पेपर, पुलिस तो सोच रही है किसी साउथ अफ्रीकन नेशनल पॉल ने किया है सब कुछ। हमें कुछ दिनों के लिए अजमेर छोड़ देना चाहिए। आई थिंक सिड इज राइट। नंबर 5 कैफे के पीछे पोजीशन लो। नंबर 4 लेफ्ट से जाओ। सिद्धार्थ, तू हर वक्त इतना चुप कैसे रह सकता है? सिद्धार्थ, उस गुरजीत को तो पकड़ के ना ठोकना चाहिए अच्छी तरह से।
तू हर वक्त इतना कूल कैसे रहता है सिद्धार्थ? सब तेरी तरह ताव में आके गुस्सा करने लगे तो कैसे चलेगा? हाँ? काउंटडाउन टू कन्वर्ज। 5 4 3 2 1 आगे बढ़ो। सिद्धार्थ भगत, दिलावर मोहम्मद खान, गुरजीत सिंह मान और संजीव सूरी अपने अपने हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। भागने की कोशिश बेकार है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। कम ऑन आउट। ये बाकी लोग इधर से निकल जाएं। This is it guys. इकट्ठे हैं, इकट्ठे थे, इकट्ठे रहेंगे। शराब अस्करिया पहना इन सबको। चारों को शहर के बाहर एक छोटी पुलिस चौकी ले जाया गया। उन्हें अलग अलग सेल में बंद करके इंटेरोगेट किया गया। मैं कुछ नहीं जानता। बोल। देख, तेरे सारे साथी जुर्म कबूल कर चुके हैं। अब तू भी बोल। बोल। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। कुछ नहीं पता? नहीं। बोल, पैसा कहाँ है? मुझे नहीं पता। पैसा कहाँ है? बोल। बोल पैसा। बोल साले। बोल पैसा कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम। पैसा कहाँ है? बस 4 लाख का पता है। मेरे घर पे स्टडी टेबल के दराज में है। ये पैसा तेरे दोस्त ने पकड़वाया है। अब तू बताएगा कि वो पिस्तौल कहाँ है। बोल। बोल। वो 8 mm वाली पिस्तौल मेरे घर में अलमारी में है। 8 mm वाली नहीं, .455 जिससे कत्ल हुआ था, वो पिस्तौल कहाँ है? बोल। गुरजीत को मालूम। अब बोल, क्या कत्ल किसने किया था? बोल। बोल, तेरा 5वां साथी कौन है? पैसा कहाँ है? बोल। बोल। पैसा मेरे बाप के घर पे है। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि 25,000 रुपए उसके दिल्ली के घर की अलमारी में थे और बाकी पैसा उनके एक बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखा था। पुलिस ने सिद्धार्थ के घर पर रेड की और वारदात में इस्तेमाल की गई जीप से लेकर पैसों तक कई सबूत बरामद किए। सिद्धार्थ को यह भी कन्फेस करना पड़ा कि दोनों कत्ल उसी ने किए थे। मुझे फांसी कब होगी? चारों को अजमेर से दिल्ली एक स्पेशल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्लेन में लाया गया। वहां मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखते हुए उनके लिए एक सरकारी वकील अपॉइंट किया। सिक्योरिटी के लिए सिद्धार्थ को अपने दोस्तों से अलग एक कंडेम्ड सेल में रखा गया, जहां वो कानूनी कार्रवाई से बेखबर फांसी का इंतजार कर रहा था। मेरा ऑर्डर कब आएगा? 14 दिन में। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? लटकाने ले जा रहे हैं। साले ने अपनी बीवी का खून किया था। सिद्धार्थ भगत, मैं तुम्हारा वकील हूं, रमेश अग्रवाल। आर यू ऑल राइट? मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूं। मेरी फांसी से पहले प्लीज, मैं अपने आखिरी 14 दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता हूं। अरे, अभी तुम्हारा केस भी शुरू नहीं हुआ है और तुम फांसी की बात कर रहे हो? अरे, कत्ल के मुकदमे तो सालों साल चलते हैं। मैं खूनी नहीं हूं। उसे गोली गलती से लग गई थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। गुड, मैं तुम्हें यही बताने आया था। तुम निर्दोष हो। पुलिस झूठ बोल रही है। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखो संजीव, तुम्हारे साथ उस रॉबरी में कौन कौन इन्वॉल्व था? कॉन्स्पिरेसी के केस में अप्रूवर की गवाही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर ठोस सबूत मानी जाती है। पुलिस ने केस मैजिस्ट्रेट को बताया कि चारों में से एक को सरकारी गवाह बनाना पड़ेगा ताकि 5वें साथी का पता और जुर्म का सबूत मिल सके। निशाना थे गुरजीत और संजीव। मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया है। वो सब रईस ज़्यादा तो छूट जाएंगे गुरजीत। तेरा क्या होगा? तेरी मां के पास इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े वकील कर सके, दिल्ली आकर पेशियां लड़ सके। इल्जाम तेरे मत्थे जड़ दिया जाएगा गुरजीत। मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देंगे। दोस्त? अच्छा, पिस्तौल तुम्हारे पास थी, किसने बताया?
तुम जानते हो ना कत्ल उसी पिस्तौल से हुआ है। मैंने कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूं। तेरे दोस्तों ने तुझे बेकार फंसाया है। चल, अब तो मुझे अपने 5वें साथी का नाम बता दे। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। वैसे भी आपकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? देखो, अगर पुलिस के गवाह बन जाओगे तो तुम्हें सजा नहीं होगी। तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकोगे। देखो गुरजीत, अपनी मां के लिए इतना तो कर सकते हो तुम। पकड़े जाने के 3 महीने बाद गुरजीत ने सरकारी गवाह बनकर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी और अपने 5वें साथी का नाम भी बताया। उसी दिन विकी को अरेस्ट कर लिया गया। 2 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। इल्जाम है 21 जुलाई 1975 को तुमने, सिद्धार्थ भगत ने, विक्की बग्गा, संजीव सूरी, दिलावर मोहम्मद खान और गुरजीत सिंह के साथ मिलकर एक बैंक वैन को लूटा। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? ये झूठ है। ये भी कहा गया है कि .455 बोर की पिस्तौल के साथ तुमने अपने पूरे होशो हवास में और सोच समझकर वैन के ड्राइवर और गार्ड का खून किया। ये इल्जाम गलत है। तो तुम पर ये इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? पुलिस झूठा केस बना रही है। अप्रूवर ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। चारों ने सारे इल्जाम झूठे बताए। उनका दावा था कि वे एक दूसरे को जानते तक नहीं और मौका वारदात के दिन दिल्ली से बाहर थे। 21 जुलाई 1975 को हम अपने गांव अमरावगंज में थे। हम वहां सालाना जाया करते हैं बरसात के मौसम में जमीनों की देखभाल के लिए। हम अजमेर 15 अगस्त के बाद ही वापस लौटे थे। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेट जरूर करवा सकते हैं। फिर वकील सफाई ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उनके चारों क्लाइंट्स को धोखे से आई विटनेसेस के सामने लाया गया था। हमें दिल्ली लाने के बाद पहले कुछ लोग के सामने लाया गया जिन्होंने हमारी झूठी पहचान की। उसके बाद पुलिस ने हमको धमकाकर, पीटकर, डराकर जुर्म कन्फेस करवाया। अगर तुम निर्दोष हो तो पुलिस तुम्हारे खिलाफ ये केस क्यों बना रही है? सर, मेरा गुनाह यही है कि मेरे डैड बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और नेचुरली बहुत से पॉलिटिशियंस उनके दुश्मन हैं और ये पॉलिटिशियंस अब मेरे थ्रू मेरे डैड पर अटैक करना चाहते हैं। चार्जेस फ्रेम करके केस को ट्रायल कोर्ट ले जाने में 3 महीने लगे। केस की कार्यवाही गुरजीत की गवाही से शुरू हुई। मैं सिद्धार्थ भगत से 1974 में किंग्स कैफे में मिला। हम सभी दोस्त दिलावर, संजीव, सिद्धार्थ और मैं कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी बीच सिद्धार्थ दिल्ली गया और उसने हमें वहाँ दिल्ली बुलाया और कहा कि विक्की के पास एक बड़ा प्लान है। गुरजीत ने प्लानिंग से लेकर वारदात तक की सारी कहानी कोर्ट को बताई, ये भी कि डकैती में किसकी क्या भूमिका थी। उसके बाद वकील सफाई के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसने गुरजीत को झूठा बताते हुए 15 दिन तक उसे क्रॉस एग्जामिन किया। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या सिद्धार्थ ने गोली गार्ड पे चलाई थी या ताले पर? नहीं, सिद्धार्थ ने शुरू से ही गार्ड और ड्राइवर को गोली मारने की ठान रखी थी। उसने उन पर जानबूझकर गोली चलाई। योर ऑनर, स्टेट गवाह की गवाही झूठी है। यह है स्टेट बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इससे यह पता चलता है कि जो गोली गार्ड को लगी उस पे कोई दूसरे मेटल्स के ट्रेसेस थे और वो मेटल्स वैन की सलाखों और तालों से मिलते हैं। गोली निशाना चूकने की वजह से सलाखों पे लगी, ताले पर नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट, अ मिस्टेक। योर लॉर्डशिप, द टारगेट वॉज द गार्ड। और अगर सिद्धार्थ का मकसद कत्ल करना नहीं था तो उसने दूसरी बार ड्राइवर पर गोली क्यों चलाई? क्या वो भी एक
एक्सीडेंट था? और ये डकैती, क्या ये डकैती भी एक एक्सीडेंट, एक मिस्टेक थी? और मैं उस गुरजीत को नहीं छोड़ूंगा। डैड को कह के उसकी रेड लगवा दूंगा मैं। हमने तो सिद्धार्थ को शुरुआत से ही वार्न किया था उसके खिलाफ, कभी सुना ही नहीं उसने हमारी। जस्ट लुक एट हिम यार, हम सबको फंसवाने के बाद अब सिद्धार्थ को भी फंसवा रहा है, झूठ बोल रहा है। I'll kill that. ज्यादा हीरो मत बन। पुलिस टॉर्चर क्या है ये मुझे मालूम है। तू पिटता तो तू मुंह नहीं खोलता क्या? अप्रूवर नहीं बनता? जब हम पिट रहे थे तब तू कहां था रे? तू तो अपने डैड के गोद में छुप गया था। Hey. योर ऑनर, सरकारी गवाह की एक एक बात झूठी है। यह लेटर सबूत है। इसमें गुरजीत सिंह मान ने विकी बगा के पिता को धमकी दी है कि अगर वो उसकी बेवा मां को 50,000 रुपए नहीं देंगे तो वो विकी को भी कत्ल के इल्जाम में फंसवा देगा। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। दिस इज अ लाई। विकी के पिता ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम एक ब्लैकमेलर की गवाही को मानेंगे? योर ऑनर, ये स्टेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट, वो चिट्ठी गुरजीत ने नहीं लिखी। इट्स सिंपली अ फोर्जरी। इसके बाद डिफेंस ने साबित करना चाहा कि 21 जुलाई 1975 के दिन गुरजीत बंबई में था और इसीलिए वो दिल्ली में हुई इस वारदात का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता था। जज ने ये इल्जाम डिसमिस कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौकाए वारदात पर मौजूद 2 चश्मदीद गवाह पेश किए। वो बैंक के मुलाजिम जिन्होंने बंदूक की नोक पर पैसा वैन से उतारकर जीप में रखा था, और लड़कों को पकड़वाने वाले इंस्पेक्टर तेज बहादुर। सेशंस कोर्ट में इस केस पर बहस 1 साल और चली। तारीखें पढ़ती रहीं। इसी दौरान सिद्धार्थ ने जेल में कानूनी पढ़ाई शुरू की। उसे पता लगा कि कानूनन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, वो भी सजा मिलने के बाद। उसने कानूनी लड़ाई से अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म करवाई। योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है कि सिद्धार्थ भगत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कत्ल सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक थ्रिल, एक मजे के लिए की गई है। इनफैक्ट योर ऑनर, सिद्धार्थ भगत के पिता खुद स्मगलिंग के जुर्म में 2 साल की सजा काट चुके हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस बात का इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्राइम एक गलती थी। योर ऑनर, ऐसी गलती जो 2 जानें ले सकती हैं, वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। और कानून में एक ऐसी सजा है जो और लोगों को कत्ल करने से डरा सकती है, एंड दैट योर ऑनर इज दफा 302, सजाए मौत। सन 1979 में जज ने दिलावर मोहम्मद खान, विक्की बग्गा और संजीव सूरी को बैंक रॉबरी केस में सिद्धार्थ भगत का साथ देने के जुर्म में आईपीसी 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। सिद्धार्थ भगत को ड्राइवर और गार्ड की हत्या के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म मिला। साथ ही गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप में सिद्धार्थ को 4 साल और दिलावर को 1 साल की सजा भी सुनाई गई। मामला अपील में हाई कोर्ट गया। 1 साल के बाद हाई कोर्ट ने भी सिद्धार्थ की फांसी और विक्की, संजीव और दिलावर की उम्र कैद की सजा को कंफर्म कर दिया। सिद्धार्थ ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपीलों का यह सिलसिला जारी रहा। एक के बाद एक 5 बार अपील खारिज हुई। इधर सिद्धार्थ की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दी। सर, मेरे पैरोल की एप्लीकेशन। हाँ सर, आपने तो कहा था मैं। हाँ जिले सिंह, वो तुम्हारी एप्लीकेशन तैयार है, बस एक किताब और देखनी है। इसी दौरान सिद्धार्थ ने कानूनी पढ़ाई करते हुए जेल में कैदियों के हकों के लिए पब्लिक लिटिगेशन से जेल में सुधार करवाए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और कैदियों पर किए गए टॉर्चर्स के खिलाफ। सन 1982 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में उसकी उम्र और जेल में अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। सिद्धार्थ भगत 18 साल जेल में उम्र कैद की सजा भुगतने के बाद 1993 में जेल से रिहा हुआ। आज वो एक क्रिमिनल लॉयर है। विकी बग्गा 14 साल जेल में काटने के बाद दिल्ली में अपने पिता का कारोबार संभालने लगा। दिलावर मोहम्मद खान की सजा पूरी होने पर उसका अपने पिता के साथ समझौता हो गया। 1997 में वो कैलिफोर्निया, अमेरिका में जाकर बस गया। गुरजीत सिंह मान को केस बंद होने के बाद विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंग्लैंड भेज दिया गया। वो आज भी वहीं है।
संजीव सूरी की जेल से रिहा होने के बाद आज भी किसी को कोई खबर नहीं है। आप लोग खामोश रहिए। अरे हुजूर, इकरा को ऐसी सजा दी है कि केहू ऐसे पाप करेगा नाम ना ले। उजागर, तुम चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, शांत रहो। हाँ महुआ, तुम्हारा जो आदमी कह रहा है क्या वो सच है? तुमने अपने बच्ची को मारा? कहा बोली हुजूर, जबान खोले की वजह ही से तो ये दिन देखे को मिले। ये हम पर बहुत अत्याचार केले। बिहा के बाद से सुख के एको दिन न देखने को मिलल। महुआ ने अदालत को बताया कि 2 बरस पहले उजागर से उसकी शादी हुई थी और ये कि उजागर का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं रहा। रोज वो उसे बुरी तरह मारता पीटता था। जब बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने पंचायत बुलवाई। उजागर कहा था कि तोहार बिंदी टिकली करे से फुर्सत ना मिलेला, काम काज में तोहार मन ना लगेला, और तू कहतर कि ई हमरा के बहुत मार मारे। भगवान के कसम, हमरा ननकी के कसम, हम सच बोला था नहीं, पर अब और बर्दाश्त ना हुई। इका के समझा दे, नहीं तो का अंग्रेज बहादुर से हमरा शिकायत कर देवेगा। बिरादरी के सामने हमरा नाक कटाई के खुश हो गेला तू। अब मुंह में दही काहे जमा लेला? अरे तुपरिया में तो बहुत बकर बकर करत रही, अब घूरत का है? अरे तोरा लक्षण के कारण तो गांव का लोग हम पर हंसत है। उजागर के तो अपना मेहरारू पे काबू ही नहीं के। अरे जाए दे बाबू, जाए दे, इकरा तो कोनो फर्क ना पड़ी। ना माई, हम एकरा को आज ठीक करके ही छोड़े। जाए दे, जाए दे, जाए दे, जाए दे, जाए दे। हम तोरा घर एक को पैर ना रही, हम अपना बाबूजी के घर चले जाए। ननकी का छोड़ दे, नहीं तो हमसे बड़ा कोई ना हुई। चौखट से पांव आगे बढ़ाओ तो तोड़ टंगली तोड़ देगा। चुपचाप बैठलवा घर में। ये ससुरी किधर गई? भाग गई चुड़ैल। अब ये ससुरी हमरे से नहीं बची। अरे बाबू, जरा शांति से काम लेन। अरे कछु ऊंच नीच ना कर बैठी। महुआ, जाल में महुआ, रुक जाल में महुआ। अरे पर आएगा लोहे का, रुक जाल में महुआ। महुआ रुक जावे, पर आएगा लोहे का, रुक जाल महुआ। लोग काहे जमा भइल बा? हम यहाँ कैसे आ गए? ते अपना मर्द के जिंदगी भर पूजा करा, तोरा तो उके मौत के मुंह से बचा ली, नहीं तो कुआं में पड़ी सड़त रही। ननकी, हमार ननकी कहाँ बा? ननकी, तू एकरा के हाथ में लगा के ते हमार ननकी के। तो एकरा की जान ली ने, अब तस्वे काहे हाथ रही?
उजागर ने महुआ को आखिर तक ननकी की लाश के करीब नहीं आने दिया। पूरा गांव उसको ताने सुना रहा था। भूखी प्यासी महुआ को उजागर ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मामला पंचायत के सामने पहुंचा। तोर मरद तोरा पीछे दौड़त रहे, तोरा के बचावे खातिर, तो रुकले काहे ना? बचावे खातिर ना, हमरा के मारत खातिर दौड़त रहा। का बोलत? तोरा के मारे खातिर दौड़त रहे? तो तोहा के कुएं में कूद के बचाहत काहे? राम प्यारी, ते चुप रह, ओकरा के बोले दे। जब हमरा पीछे ही दौड़लन तो हम बहुत डरा गई नी, हम घबरा गई नी कि का करी का ना करी। हमरा समझ में कुछ नहीं आयल। सामने कुआं देखे उमा जाकर कूद गई नी, ननकी को लेके हम कूद गई नी। सरपंच जी, वही दिन इतना गुहार कैली कि हमका बचाए ले, हमका बचाए ले। पंचायत में कहूँ ना सुने, अब देखे का होए, हमरा लड़के उसे छीन गए। अपनी लड़की को मारी के बाप हमरा सर पे चढ़ावल चाहत। डाइन है डाइन, अपने बच्चे को खा गई। देखो गजब होई कमा। हम मार दे नी ननकी के, हम मार दे नी ननकी के, हम मार दे नी ननकी के। हाँ, हम मार दे नी ननकी के हुजूर, हुजूर हम ननकी के मार दे नी। खामोश। अब महुआ के इस इकबालिया बयान के बाद अब मैं ये केस बनारस सेशन कोर्ट को भेज रहा हूं, जहां महुआ पर 2 केस चलेंगे, एक आत्महत्या का और दूसरा अपनी बच्ची की हत्या का। महुआ, तुमने कोई वकील किया क्या? जब हम कही देने कि हम अपना ननकी के खुद ही मार देनी, तो फिर वकील बाबू का काम? योर ऑनर, अगर कोर्ट इजाजत दे तो ये केस मैं लड़ना चाहूंगा। मेरा नाम श्रीकांत अवस्थी है। इजाजत है। गांव के रूढ़िवादी माहौल में महुआ ने पंचायत बुलाने की हिम्मत की, अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। शायद यही बात मार्क्सवादी विचारों वाले श्रीकांत अवस्थी को भा गई और वो महुआ को इंसाफ दिलाने में जुट गया। महुआ जमानत पर छोड़ दी गई। बनारस में केस की सुनवाई के लिए आए उजागर ने महुआ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। श्रीकांत ने अपने घर में महुआ को रहने की जगह दी। अब श्रीकांत के लिए सबसे जरूरी था कि किसी तरह से महुआ की खोई हुई हिम्मत लौट आए। क्यों इस तरह से अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो महुआ? खिलवाड़ तो हमारे संगे ऊपर वाला करत तारे। बिरादरी, भाग्य सब हमारा साथ छोड़ दिया। अरे बिरादरी भाग गया भाड़ में, तुम खुद क्यों अपना साथ छोड़ने के लिए आमादा हो उस वक्त? महुआ, तुमने आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग नहीं लगाई? नहीं, हम मरद खातिर ही कूद रही, हमें ननकी का जान नहीं। अरे वहां पर खूब अंधेरा था, तुम भागी जा रही थी, तुम्हारा पति उजागर तुम्हारे पीछे धमकियां देते हुए भाग रहा था। अचानक सामने कुआं आ गया, तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम अपनी बच्ची को गोद में लेकर नीचे गिर पड़ी। तुमने अपनी बच्ची की जान नहीं ली। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आते। सच क्या है? सच क्या है कि तुमने अपने बच्चे की जान ली? ना हुजूर, ये सब झूठ बा। हम कुआं में कूदल ना रही। अंधेरा में हमार पैर फिसल गए और ननकी के साथ हम कुआं में गिर गई नहीं। एक बार फिर ठीक से सोच लो, ठीक से सोच लो कि तुम कुएं में कूदी थी या गिरी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चौबे जी मेरी अनपढ़ मुवक्किल से बार बार वही सवाल पूछ के इसे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं नहीं, बल्कि बार बार अपना बयान बदलकर ये औरत कोर्ट को बहकाने की कोशिश कर रही है। ये रहा इसका बयान जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। इसमें इसने साफ साफ बयान किया है कि अपनी बच्ची को लेकर के ये कुएं में कूदी थी। गांव की पंचायत के सामने भी इसने यही कबूला। जाहिर है इस पर भारी दबाव डालकर इससे बयान बदलवाया गया है। योर ऑनर, यह भी तो हो सकता है कि वो पहले वाला बयान महुआ पर दबाव डालकर बुलवाया गया हो। एक तरफ बनारस सेशन जज की अदालत में महुआ पर धारा 302 के तहत हत्या के मामले की सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ
5 सदस्यों वाली जूरी के सामने उस पर धारा 309 के तहत आत्महत्या का मुकदमा चल रहा था। महुआ की ग्राम पंचायत का सरपंच भी इस जूरी का सदस्य था। 5 में से 3 ब्रिटिश सदस्यों वाली इस जूरी का फैसला अपने हक में करवाने के लिए श्रीकांत अवस्थी और ईश्वरी प्रसाद चौबे दोनों जी जान से जुटे हुए थे। वो महज इसलिए कि वो घर से निकली ही इस इरादे के साथ थी कि पहले अपनी 6 महीने की बच्ची की जान लेगी और उसके बाद आत्महत्या करेगी। जूरी के मेंबरान इस बात पर गौर करें। जूरी के मेंबरान इस बात पर गौर करें कि अगर महुआ का इरादा आत्महत्या करने का ही होता तो वो कुएं में गिरने के बाद मदद के लिए आवाज नहीं लगाती और ना ही अपने पति उजागर को उस बात का मौका देती कि वो उस कुएं से निकालकर बाहर ले आए। लेकिन योर ऑनर, हम यहाँ पे इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि कुएं में गिरने के बाद क्या हुआ। हम यहाँ बहस कर रहे हैं सेक्शन 309 के अंतर्गत आत्महत्या की कोशिश पर। सेक्शन 309 में यह बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आत्महत्या का फैसला जब तक पूरे होशोवास में नहीं लिया जाए तब तक उसे आत्महत्या नहीं माना जा सकता। और महुआ जब कुएं में गिरी तो ये कोई सोच समझने के बाद में आत्महत्या करने का फैसला नहीं था, बल्कि अपने पति उजागर के खौफ से बचने के लिए एक बदहवास सी कोशिश थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका पति उजागर उसे मार डालेगा। और अब मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं उजागर को कटघरे में पेश कर सकूं। क्या ये सच है कि महुआ से तुम्हारी बनती नहीं थी? पूरा गवार से क्या बना के रखी साहब? अच्छा, तो क्या इसलिए तुम उसे मारते पीटते थे? अरे मरद मेहरारू में तो मारपीट होत रहे साहब। एक ही मतलब तो नहीं कि भरल पंचायत में हमारा नाक कटाई दे, हमारा इज्जत गिराई दे। यही बात की खातिर में इसको डांटन नहीं, और ये ससुरी हम पर भड़क गई। एक मिनट जरा आराम से याद करो कि तुमने उसे सिर्फ डांटा ही था। भगवान की कसम साहेब, भगवान की कसम। ये झूठ बोलत रे। ये देखी हमरा के कितने मरले, रोज हमरा के मारत रहलन, और ऊ दिन भी हमका मरते रहले। क्या महुआ सच कह रही है? उस रात उजागर ने महुआ को मारा था कि नहीं? एकरा के तो लक्षण ही ऐसन भा, मार खाए वाला, हमेशा अपनी मनमानी करत रहिले। अच्छा, और उस रात जब उजागर महुआ को ढूंढने के लिए निकला तो वो क्या कह रहा था? ई कहलस आज ससुरी हमारे हाथ से न बची। योर ऑनर, मेमना ने ज्यूरी 9 अगस्त की रात को जब महुआ ने उजागर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो इस बात को समझ गई थी कि उजागर उसकी जान भी ले सकता है, और वो उजागर से जान बचाने के लिए कुएं की तरफ बढ़ी थी, न कि अपनी जान देने के लिए। का जाता नहीं, ये रास्ता तो रेलवे स्टेशन की ओर जाता नहीं। चौबे जी, ये ससुरी भागती है। अब अपना केस बिगड़ जाए चौबे जी। अरे भागते कहाँ हो, कहाँ भाग के जा रहे हो? और वो भाग कर आखिर जाएगी कहाँ? इससे तो उनका केस बिगड़ेगा। चौबे जी, हाँ मोकरा वकील बाबू को नहीं छोड़े। अरे अरे उजागर, ए उजागर, उजागर! ये क्या होता भाई? जब केस हारा लगल हा तो भगवा को भगा दी। जब तो अगर तोरा बेटी मरल रहे ता तोरा के पता चले। क्या बकवास कर रहे हो? ये को टाइम है आने का। वाह जी वाह, महुआ को तो भगा दे और हमका कहते रहे कि टाइम है आने का। क्या क्या? किसने भगा दिया महुआ को? महुआ? महुआ? काहे नौटंकी करते रहे? रहू तो स्टेशन की ओर जात रहे और तू हमका नौटंकी कर रहा। अरे जात की तरह से सुना। रुको रुको, मैं कह रहा हूं। क्या मजाक है ये? हैं? कहां जा रही थी? जाओ, शौक से जाओ। अरे बेवकूफ, पुलिस तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेगी, तुमको मालूम है? और उसके बाद अदालत में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, और फिर सड़ती रहना जिंदगी भर जेल की कोठरी में। जाओ, अब रुक क्यों गए? जाओ। आप समझत नहीं की वकील साहब, हमरा तो फांसी होइबे करी। सब समझत हम अपना ननकी के मरले बानी। सब जज बालिस्तर जी हमरा पे फैसला देवे। योर ऑनर, पीनल कोड के सेक्शन 299 के मुताबिक बिना इरादे से किया गया कत्ल नहीं माना जाता।
और अब तक साबित हो चुका है, साफ हो चुका है कि महुआ अपने होशोवास खो बैठी थी और ऐसे में वो अपने बच्चे की हत्या का इरादा तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरा सबमिशन ये है योर ऑनर कि महुआ ने ये रास्ता जानबूझकर अपनाया। जानबूझकर नहीं ऑनर, बल्कि घबराकर। उजागर सिंह से बचने का कोई और रास्ता ना पाकर महुआ ने ये कदम अपनाया। योर ऑनर, ये एक गैर इरादतन हत्या का मामला है, ना कि सोच समझकर की गई हत्या का। दिस इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हमरा सब लोग के मालूम बा कि ई अपनी बेटी के मरले बिया, ता हमनी के फैसला भी ई होके चाहिए। अगली सुबह जूरी को फैसला सुनाना था कि महुआ आत्महत्या के मामले में कसूरवार है या नहीं। जूरी का फैसला बहुत मायने रखता था। अगर जूरी कहती कि महुआ कसूरवार है तो सीधे मान लिया जाता कि वही अपनी बच्ची की मौत का कारण बनी। लेकिन अगर जूरी का फैसला होता कि महुआ अचानक गलती से कुएं में फिसल गई तो यह बात साफ हो जाती कि उसकी बच्ची की मौत महज एक हादसा थी। It was the desperate attempt of an ill-treated mother to save herself and her baby. It was clearly an accident. चूंकि महुआ पर चल रहे दोनों मामले जुड़े हुए थे, इसलिए तय किया गया कि आत्महत्या पर जूरी का फैसला हत्या का केस सुन रहे जज के सामने ही सुनाया जाएगा। Has the jury reached a verdict? We have, Your Honor. In the case of the Emperor versus Mahua, we find the accused not guilty of attempted suicide. She is to be acquitted. The jury's verdict is baseless and should be set aside. जज ने कहा कि जूरी का फैसला बेबुनियाद है, इसलिए उस पर ध्यान न दिया जाए। जज का मानना था कि महुआ आत्महत्या की कोशिश के मामले में दोषी है, इसलिए अपनी बच्ची की मौत की भी वही जिम्मेदार है। फिर जज ने यह केस इस सिफारिश के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया कि मुल्जिम महुआ को धारा 309 और 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। Section 309 and 302. 14 अक्टूबर 1939 को महुआ को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। बाद में उसे इलाहाबाद जेल भेज दिया गया। उजागर और उसकी मां इस तसल्ली के साथ गांव लौट आए कि अब महुआ को सजा से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो दिन आप हमरा के जाए ना देनी, देखो अब हम फांसी पर चढ़ब। लेकिन वकील साहब, अब हमरा जियल चाहते नहीं, अब हमरा मरला से डर लागत है। अगले 7 महीनों तक हाई कोर्ट में महुआ केस पर बहस चलती रही। श्रीकांत अवस्थी इस केस से इतना जुड़ गया था कि वो बनारस छोड़कर इलाहाबाद आ गया। इस दौरान श्रीकांत ने महुआ से बार-बार इस हादसे पर बात की। उसे तलाश थी एक ऐसे मुद्दे की जो अदालत में उसकी दलीलों को मजबूत बना सके। और एक दिन जब महुआ ने उसे ननकी के जन्म से जुड़ी दाई की चेतावनी के बारे में बताया तो श्रीकांत को मानो वही सुराग मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। राम प्यारे, कुछ भारी गड़बड़ लागत है। बचुआ का जन्म हुई तो ये महुआ न बच भी, इकरा को तो अभू गिरा दो। ना, हम ऐसा ना करे दे, हमरा के बच्चा चाहिए। अरे कुछ हो जाए तो हम देख ले। महुआ के इलाज के खातिर हम इसके तहसील तक ले जाए। शाबाश शाबाश। इकरा के तो बहुत खून गिरत थी, अब ते न बच भी। मरला से नहीं खे डरल, हमरा बच्चवा के कछु ना होए के चाहिए। उजागर, तोहार लड़की बैल बा, बाहर जा, लड़की का मुंह देख ला तो तोहरा दिन दशा खराब हो जाए। और अपनी बच्ची का रोना सुनकर महुआ उस एक पल में फिर से जीने के लिए बेताब हो उठी। मौत से जूझने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके ना रहने पर उसकी ये बच्ची, उसके पति उजागर और उसकी सास रामप्यारी की आंख में हमेशा किरकी बनी रहेगी, क्योंकि वो लोग लड़का चाहते थे, लड़की नहीं। माय लॉर्ड, एक मां की इस इच्छा शक्ति के सामने ना तो कानून के पास में कोई जवाब है और ना ही साइंस के पास। और उस बच्ची के जन्म के बाद दाई ने उसे आकर बतलाया कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी।
आप क्या कहते हैं इसके बारे में चौबे जी? महुआ इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि इस बच्चे के जन्म से उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता, लेकिन इसके बावजूद उसने बच्चा नहीं गिराया। क्या आप इसे भी आत्महत्या कहेंगे? माय लॉर्ड, जिस मां को यह बात मालूम हो कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, क्या वो अपने इकलौते बच्चे की जान लेने की मंशा रख सकती है? जूरी के फैसले से सहमत होते हुए अदालत ने महुआ को आत्महत्या के मामले में बेकसूर माना और उसे धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम से भी बरी कर दिया। महुआ को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के जुर्म में 6 महीने की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने यह कहा कि चूंकि महुआ पहले ही 8 महीने जेल में गुजार चुकी है, लिहाजा उसे रिहा कर दिया जाए। कौन पागल वकीली का बचा ले? गांव वालों के तमाम लांछनों के बावजूद महुआ के कदम नहीं डगमगाए। उसने अपने दम पर पूरी जिंदगी गांव में ही गुजारी। महुआ ने जब आखिरी सांस ली, तब हाई कोर्ट के फैसले को 30 साल बीत चुके थे। आगे चलकर श्रीकांत अवस्थी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। 4 बरस पहले उनका भी देहांत हो गया। न्याय की लड़ाई लड़ने वाली महुआ का केस आज भी कानून के छात्रों को पढ़ाया जाता है। भारतीय न्याय इतिहास में यह केस मील का पत्थर है।